सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, इस व्याख्यान माला में हम आज अध्ययन करेंगे समिति का। छात्रों, दैनिक बोलचाल की भाषा में समिति शब्द का हम कई बार उपयोग करते हैं। गणेश उत्सव समिति, दुर्गा समिति, हज समिति, अन्य कई प्रकार की समिति, बाढ़ सहायता समिति आदि आदि। लेकिन छात्रों, यहाँ आज आप जिस समिति का अध्ययन करेंगे वह होगी समाजशास्त्रीय अर्थों में समिति, अर्थात समाजशास्त्र की मूल धारणाओं में समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो आइए छात्रों, हम लोग बात करते हैं समिति के बारे में। बीए प्रथम वर्ष के छात्र इससे लाभान्वित होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत यह विषय आता है। अध्यापन के उद्देश्य। इस व्याख्यान के पश्चात आप निम्नलिखित बिंदुओं को बतलाने योग्य होंगे। समिति की अवधारणा, समिति की विशेषताएं, समिति के कुछ उदाहरण एवं समिति का महत्व। तो आइए छात्रों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समिति की परिभाषा। किसी भी अवधारणा को जानने के लिए, यद्यपि हमारी पूर्व की व्याख्यान मालाओं से आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र विषय में किसी भी अवधारणा को जानने के लिए हमें कुछ उन विचारकों की परिभाषाएं देना होती हैं जिन्होंने इस विषय में गहन अध्ययन किया है। समिति के विषय में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समिति सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित है, अर्थात यह एक ऐसा संगठन है। देखिए, इसमें कुछ खास बातें आई हैं। उद्देश्य, संगठित, सामान्य आदि, यानी 3 शब्दों का यहाँ पर हमें खास तौर पे अर्थ समझना है। पहला, समिति वह है जिसमें सामान्य उद्देश्य होते हैं और उसी के लिए व्यक्तियों का समूह होता है। हालांकि मैकाइवर एवं पेज ने यहाँ समूहों का, व्यक्तियों के समूह का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से छात्रों, अगर किसी उद्देश्य को पूर्ण करना है तो मात्र मानसिक तौर पे इरादा करना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भी हो, व्यक्तियों का समूह भी हो, तभी किसी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समिति सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित है। संगठित शब्द से मैकाइवर एवं पेज का आशय यह है कि 2 तरह की स्थितियां होती हैं। भीड़ भी होती है, एक उत्तेजित भीड़ भी होती है, लेकिन वह भीड़ संगठित नहीं होती। संगठित का मतलब जहां कुछ नियम हो, किसी सकारात्मक उद्देश्य को लेकर यह भीड़ इकट्ठी हो और उनके बीच नियमों की एक व्यवस्था हो। अतः यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज ने संगठित शब्द का उपयोग इसी आशय से किया है कि जब व्यक्तियों का समूह कुछ उद्देश्यों को लेकर कुछ नियमों का पालन करे और वह उद्देश्य सामान्य किस्म के हों, कुछ विशिष्ट किस्म के नहीं बल्कि सामान्य किस्म के हों, तो ऐसे संगठन को हम समिति के नाम से जानते हैं। समिति को ही और अच्छे से समझने के लिए छात्रों, आइए देखते हैं एक और परिभाषा। बोगार्डर्स के अनुसार, बोगार्डर्स भी समाजशास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से एक बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं। इन्होंने समिति की परिभाषा को और अधिक सरल शब्दों में परिभाषित किया है। सामान्यतः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना समिति है। यहाँ पर यह तो हिडन है या छुपी हुई बात है कि व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है और किसी उद्देश्य यहाँ का मतलब होता है किन्हीं उद्देश्य। अलग अलग समितियां हो सकती हैं जिनका उद्देश्य कोई एक ही होगा, लेकिन समितियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना समिति है। जब भी कुछ लोग इरादा कर लें, कुछ नियमावली का पालन करें, उद्देश्य को बनाकर साथ में कार्य करते हैं, तो उसको समिति के रूप में जाना जाता है। आइए समिति की इन परिभाषाओं को इन चित्रों के माध्यम से समझते हैं। गणेश उत्सव समिति भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, गणेश उत्सव। इस गणेश उत्सव के समय आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ तत्कालीन समितियां बन जाती हैं। इसी के नाम से समिति एक पॉपुलर शब्द के रूप में आपको बार बार कानों में सुनाई देता होगा। इस समिति में किस तरीके से फंड इकट्ठा किया जाए, कैसे मूर्ति लाई जाए, पूजा का आयोजन किस प्रकार से होगा, कौन वॉलेंटियर्स का कार्य करेगा और जब 10 दिन का उत्सव पूरा खत्म हो जाएगा तो किस प्रकार से इनका विसर्जन किया जाएगा। अगर श्रद्धालु दर्शक आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यवस्था किस प्रकार से संभाली जाएगी। इन तमाम छोटी मोटी चीजें जो किसी एक उद्देश्य को लेकर बनी है, अर्थात गणेश उत्सव का त्योहार
सेलिब्रेट करना इनका एक उद्देश्य रहता है। इस उद्देश्य को लेकर जो समिति बनाई जाती है उसको गणेश उत्सव समिति कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मैंने जो बोगार्डर्स एवं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो विशेषताएं बताई वो तमाम आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ कुछ व्यक्ति भी एकत्रित हैं, एक उद्देश्य भी है, कुछ नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अंडरस्टूड से नियम है, कुछ इनके अंदरूनी एक व्यवस्था है नियमों की, जिसमें कि एक हमें अनुशासन और संगठन इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में एक जन भागीदारी समिति का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। यह भी एक ग्राम विकास समिति है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक अन्य सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहा है और एक सामान्य उद्देश्य है। वो सामान्य उद्देश्य है कि हमें ग्राम का विकास करना है। यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हैं। जब ये उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो ये समितियां भी भंग हो जाती हैं। यद्यपि समिति की विशेषताओं के बारे में हम पृथक से चर्चा करेंगे। तो छात्रों, ये समिति के 2 उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे। आइए समिति पर और प्रकाश डालने के लिए हम आगे चलते हैं। एक और समिति, सामाजिक समिति। सामाजिक समिति में विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित हैं, किसी विषय को लेकर चर्चा किया जा रहा है, नियमावली बन रही है ताकि किस तरीके से इन उद्देश्यों को की पूर्ति की जा सके। यह समिति, यहाँ हमने नाम इसलिए विशेष तौर पर नहीं दिया क्योंकि आप यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। यह समिति बाल सहायता समिति भी हो सकती है, ये अपराध निरोधक समिति भी हो सकती है, यह अन्य किसी भी प्रकार की समिति में इसको रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन मूल उद्देश्य समिति का यह है कि सब मिलजुल कर किसी कार्य को करें, जैसा कि बोगार्डर्स ने समझाया है। समिति की विशेषताएं। अब आइए हम देखते हैं कि समिति की आधारभूत विशेषताएं क्या होती हैं। चाहे वो समिति किसी भी प्रकार की हो, उसका उद्देश्य कुछ भी हो, चाहे गणेश उत्सव समिति हो, दुर्गा समिति हो, दशहरा उत्सव समिति हो, या किसी संस्था के अंतर्गत समिति हो, प्रवेश समिति हो, या अन्य कोई समिति हो। व्यक्तियों का समूह सबसे पहली विशेषता, अन्यथा इरादा होगा लोगों का, लोगों में एक जागरूकता होगी कि ऐसा होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि समाज की या देश की हालत देखकर व्यक्ति अपने अपने घरों में या मन में कोई विचार उनके मन में आता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वही विचार जब व्यक्तियों का समूह एकत्रित करके इरादे के रूप में, उद्देश्य के रूप में जब लोगों के सामने आ जाए तो वही समिति का रूप धारण करने लगता है। तो समिति की सर्वप्रथम विशेषता भी है और शर्त भी है कि व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए और एक समूह होता है। निश्चित उद्देश्य, व्यक्तियों का समूह है लेकिन अगर उद्देश्य नहीं है तो भी हम उस व्यक्तियों के समूह को समिति के नाम से नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए, अगर फिल्म देखकर एक भीड़ निकल रही है तो वो व्यक्तियों का समूह तो है लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए अगर वह एकत्रित नहीं हुए हैं तो हम उसको समिति के रूप में नहीं जान सकते। तो व्यक्तियों का समूह हो और साथ ही उनका कोई उद्देश्य हो, तभी हम उसे समिति के रूप में जान सकते हैं। तो निश्चित उद्देश्य भी समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ऐच्छिक सदस्यता समिति की बहुत ही सांकेतिक विशेषता है यह, कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐच्छिक, व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर है। वह चाहे तो उस समिति का सदस्य बने और वह चाहे तो उस समिति का सदस्य ना बने। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति किसी हज समिति का सदस्य है लेकिन वो वहां का सदस्य नहीं बनना चाहता, उसकी इच्छा नहीं है, तो वह चाहे तो वहां का सदस्य बने, चाहे तो ना बने। एक व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर है या क्रीड़ा समिति का सदस्यता लेना चाहता है, हज समिति की सदस्यता छोड़ना चाहता है, तो यह भी उसकी इच्छा के ऊपर है। वह चाहे जिस समिति का सदस्य बने, किसी भी प्रकार का प्रेशर उसके ऊपर नहीं होता। यह पूरी तरीके से उसकी इच्छाओं और उसकी रुचियों के ऊपर निर्भर होता है कि वह किस समिति की सदस्यता ग्रहण करेगा। विचार पूर्वक स्थापना, चूंकि समिति का मूल जो होता है वह होता है उद्देश्य, और अगर उद्देश्य नहीं है तो समिति नहीं है। इसीलिए इसी बात से समिति की एक और विशेषता उभर कर सामने आती है और वह विशेषता है विचार पूर्वक स्थापना। कुछ छात्रों, यहाँ पर मैं इसको और स्पष्ट करना चाहूंगी कि किस प्रकार विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। हमारे समाज में ही आगे चल के आपको ऐसी अवधारणाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि भाग 2 में हम जब आपको संस्था बताएंगे तो संस्था का विकास स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस उसका विकास होने लगता है। लेकिन समिति एक ऐसी अवधारणा है या समिति मानव का ऐसा समूह है जो संगठित भी है लेकिन सोच समझकर बनाया गया समूह है व्यक्तियों का, जिसमें कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। नियमों पर आधारित
ये सच है कि ये सोच समझकर स्थापित की जाती है, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, लेकिन उसके पश्चात भी और भी इसकी एक विशेषता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, अस्थायी होना। लेकिन उसके बावजूद भी, अस्थायी होने के बावजूद भी, ऐच्छिक सदस्यता होने के बावजूद भी इसको हम बहुत ही सतही तौर पे नहीं ले सकते। ये अस्थायी और ऐच्छिक सदस्यता वाली जो समितियां होती हैं, ये समितियां भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। प्रारंभ में ही, इस व्याख्यान के प्रारंभ में ही हमने परिभाषाओं में संगठन शब्द का उपयोग होता देखा है। संगठन वही होगा जहां कुछ नियम होंगे, और अगर नियम है तो निश्चित रूप से समिति संगठित अवधारणाओं के अंतर्गत आती है, जो समाज को अपने नियमों के आधार पर कुछ सकारात्मक आउटकम देती है या कुछ रिजल्ट देती है। सहयोग पर आधारित एक विशेषता और है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को अगर सहयोग करेगा तो संगठन अवश्य वहां दिखाई देगा, नियमों का पालन होगा तो संगठन अवश्य दिखाई देगा, संगठन है तो निश्चित रूप से हमको वहां पर सहयोग दिखाई देगा। अस्थायी प्रकृति, इसके बारे में हमने आपको बताया कि कुछ खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है, और जैसे ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है वह समिति भंग कर दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, हम बार बार आपको धार्मिक समूह का उदाहरण दे रहे हैं, चाहे किसी भी धार्मिक ग्रुप के समितियां आप लोग देख लें, चाहे प्रवेश समिति देख लें, आपने अक्सर देखा होगा कि वह मौका निकल जाता है, उसके बाद ये समितियां जो होती हैं भंग हो जाती हैं। अभी कुछ वर्षों पहले ही सुनामी आया था। सुनामी आने के समय हमारे देश में अलग अलग राज्यों में मदद के लिए कई समितियां बन गई थी। भुज का भूकंप जब आया तब वहां भूकंप पीड़ितों की सहायता करने के लिए बहुत सारी अस्थायी प्रकृति की बहुत सारी समितियां बनी, मदद करने के लिए अपने अपने लेवल पर उद्देश्य को लेकर। जैसे ही उद्देश्य पूरे हुए सारी समितियां भंग हो गई। अब आइए हम यह देखें कि समिति की जो विशेषताएं हम लोगों ने यहाँ पर समझी और जिनका हमने चर्चा किया, अब अगर समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानव समूह पर उन विशेषताओं को लागू कर देखते हैं, क्या यह समिति है। छात्रों, इसमें उदाहरण पर आपका विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, कुछ उदाहरण देकर कि आप उन विशेषताओं को इन पर लागू करके देखें कि क्या यह समूह समिति है। तो आइए हम लोग विशेषताओं को, एक एक विशेषताओं को आप कृपया स्मरण कर लें और देखें कि क्या परिवार समिति है। इस चित्र में आपको माता पिता कह लें, पति पत्नी कह लें, दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये देखें, यहाँ व्यक्तियों का समूह भी है, बच्चों का परवरिश करने का उद्देश्य भी है, लेकिन क्या यह समिति है। आइए इसकी एक एक विशेषता के बारे में जानें। परिवार का संगठन कुछ उद्देश्यों को लेकर होता है। समिति में भी ये विशेषता होती है कि समिति में कुछ उद्देश्य होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं। अगर उद्देश्य के दृष्टिकोण से हम देखें तो परिवार एक समिति के रूप में हमें दिखाई देगा। इसमें सदस्यता अनिवार्य होती है। स्मरण करिए, मैंने जब समिति की विशेषता आपको बताई तब बताया कि सदस्यता अनिवार्य नहीं होती बल्कि सदस्यता ऐच्छिक होती है, जबकि यहाँ परिवार की विशेषता में ये बताया जा रहा है कि इसमें सदस्यता अनिवार्य होती है। क्या कोई भी व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य होने से बच सकता है? उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार का सदस्य होना वो होता ही है, होना पड़ता भी यहाँ उपयुक्त शब्द नहीं है, बल्कि वह किसी न किसी परिवार का सदस्य होता ही है। यदि माता पिता के साथ है तो वो एक बच्चे के रूप में, भाई बहन के रूप में, और विवाह के पश्चात पति के रूप में या अपने बच्चों के माता पिता के रूप में वह इसका सदस्य होता है। परिवार चाहे कोई भी हो, संयुक्त हो, एकाकी हो, लेकिन ग्रामीण हो, नगरीय हो, आधुनिक हो या पुराना हो, लेकिन सदस्यता इसमें अनिवार्य होती है। इसमें स्थायित्व होता है। जिस तरह से समिति की इस विशेषता से हमारी परिवार की विशेषता मैच नहीं होती, उसी प्रकार से इस परिवार का जो स्थायित्व की विशेषता है वह विशेषता भी समिति की विशेषता से मैच नहीं होती या मेल नहीं खाती है। परिवार में सहयोग होता है, जी हाँ, समिति में भी सहयोग होता है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं परिवार में समिति की हैं, लेकिन फिर भी परिवार को समिति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो यह अस्थायी है, ना ही उद्देश्यों की पूर्ति के बाद यह समाप्त होती है। एक के बाद एक बच्चे पैदा होते हैं, परवरिश होती है, उनकी एजुकेशन होती है, उनका विवाह होता है, फिर किसी और रूप में परिवार आगे चलता जाता है, लेकिन भंग परिवार कभी भी नहीं होता। तलाक और असमय किसी एक सदस्य की मृत्यु के पश्चात भी परिवार कम सदस्यों के माध्यम से ही चलता रहता है, लेकिन नियमित रूप से चलता ही
रहता है। अतः छात्रों, परिवार को समिति नहीं कहा जा सकता। एक और उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा है, राज्य। यहाँ मैंने एक मानचित्र आपके सामने रखा है। राज्य का ही जब हम उदाहरण दे रहे हैं तो क्यों ना मध्य प्रदेश का उदाहरण दें। मध्य प्रदेश एक राज्य है और इस राज्य को हम देखें कि क्या यह समिति है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं थी, ऐच्छिक थी, लेकिन राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। आप देखेंगे कि आप जहां भी रहेंगे वह किसी न किसी भूखंड पे रहेंगे और वह किसी न किसी राज्य का एक हिस्सा होगा, चाहे आप मध्य प्रदेश में रहें, चाहे महाराष्ट्र में रहें, उत्तर प्रदेश में रहें। अतः हम यह कह सकते हैं कि राज्य की सदस्यता समिति की विशेषताओं से मैच नहीं होती। जिस तरह समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है, उससे ठीक विपरीत राज्य की सदस्यता जो होती है अनिवार्य होती है। अतः ये इससे मेल नहीं खाती। राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, जबकि समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। राज्य का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होता है, समिति का अधिकार क्षेत्र भी विस्तृत हो सकता है, लेकिन जब विस्तृत हो सकता है, लेकिन विस्तृत जैसे जैसे समितियां होती चली जाती हैं, चूंकि ये अस्थायी होती हैं और इनका कोई भूखंड नहीं होता है, इसलिए वहां पर हमें संगठन की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यह विशेषता भी राज्य की समिति से मेल नहीं खाती है। व्यक्ति एक बार में एक ही राज्य की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। छात्रों, राज्य में या तो आप महाराष्ट्र में रह लीजिए या मध्य प्रदेश में रह लीजिए, एक बार में एक ही राज्य में आप रहेंगे, क्योंकि एक बार में आप दो राज्यों में नहीं रह सकते हैं। या तो आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक बार में कई समितियों का सदस्य हो सकता है। वह अपनी संस्था में प्रवेश समिति का सदस्य है, इसी के साथ जब वह अपने निजी क्षणों में होता है अपने परिवार के साथ, वह किसी मंदिर की धार्मिक समिति का सदस्य हो सकता है या अन्य किसी मस्जिद की विकास समिति का सदस्य हो सकता है। तो सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक बार में कई सारी समितियों का सदस्य हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं राज्य की विशेषताओं को देखते हुए इसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत है, इसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, अन्य दूसरी प्रकार की ये भंग भी नहीं होता है कि इसके उद्देश्य सीमित हैं और भंग हो जाए। राज्य लगातार चलता है, शासन बदल जाते हैं लेकिन राज्य वहीं के वहीं रहता है। अतः संक्षिप्त में और उत्तर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राज्य समिति नहीं है। यहाँ दो उदाहरण में राज्य समिति नहीं है। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं जिसमें राज्य और परिवार के अतिरिक्त वह समूह समिति है। किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। बाढ़ सहायता समिति, तत्कालीन रूप में बाढ़ सहायता समिति बनाई गई। किसी मान लीजिए प्रदेश में बाढ़ आती है, कोस्टल एरियाज हैं या नदी के किनारे पे कोई वो हैं, और ऐसी कंडीशन में कहीं अगर बाढ़ आती है, कुछ कैंप लगाए जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, कपड़ा उपलब्ध करवाने के लिए, भोजन उपलब्ध करवाने के लिए। तो ये समितियाँ बनी रहती हैं। ये समितियाँ बाढ़ आने की या पानी उतर जाने तक की स्थितियाँ एक सी नहीं बनी रहती, ये हम सब जानते हैं। स्थितियों में परिवर्तन आता है, लोगों को मदद पहुँचाई जाती है, पुनर्वासित कर दिया जाता है लोगों को, और इस प्रकार से इस समिति का जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये समितियां भंग हो जाती हैं। फिर भी देखें किस प्रकार से इसकी और क्या विशेषताएं जो समिति से मैच खाती हैं। पहली चीज, व्यक्तियों का समूह है, खास उद्देश्य है, उद्देश्यों के साथ सदस्यता ऐच्छिक नहीं है। कुछ सदस्य चाहें, समाज में हर व्यक्ति बाढ़ सहायता समिति में मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। साथ ही जैसे उद्देश्य पूरे होते हैं भंग कर दी जाती है, संगठन होता है, नियम होते हैं। अतः बाढ़ सहायता समिति एक समिति है। इसके साथ ही समिति के बारे में हमने दो विशेषताएं आपको जो बताई, इसके साथ ही हम ये नहीं कह सकते कि समिति का महत्व कम है। आइए एक नजर महत्व पर भी डालें। समिति चाहे अस्थायी प्रकृति की है, ऐच्छिक सदस्यता है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ एक चित्र के माध्यम से आपको सांस्कृतिक आवश्यकताओं की, मनोरंजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम इस समिति को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी कर रही है और समाज के इन लोगों की एक्सपोजर की या आगे आने की जो इच्छा है, इनकी सांस्कृतिक तत्व को, विरासत को आगे पहुंचाने की जो इच्छा है, इस इच्छा की पूर्ति कर रही है। व्यक्तित्व का समुचित विकास, यहाँ छोटे छोटे से क्लिप्स दे रखे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न खेलों में लोग संलग्न हैं। यहाँ जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि खेल हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, भूमिका अदा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जो जितने भी समितियां बताई हैं, इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य समिति का भी चर्चा करें तो निश्चित रूप से व्यक्तित्व का समुचित विकास जो है छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति करके भी समुचित तरीके से होता है। इसलिए समिति का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और महत्व है।
सामाजिक संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका। समिति छोटे छोटे रूप में, जैसे कि अन्य उदाहरण हमने पहले देखे, आइए एक दूसरे चित्र के माध्यम से देखें कि एक स्वयंसेवी संगठन नामक जो संगठन है या समिति है, उसमें कुछ सदस्य लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार से यह समितियां जो हैं सामाजिक संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पुनरावृत्ति। छात्रों, समिति जो एक बहुत ही साधारण सी समझ में आने वाली अवधारणा है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इसी समिति के ऊपर आधारित बहुत सारी नई अवधारणा और सिद्धांतों का अध्ययन आप करेंगे। इसलिए समिति को भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पुनरावृत्ति के माध्यम से हम लोग एक बार देखें कि हम लोगों ने क्या जाना। समिति सीमित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। बताइए, यद्यपि उत्तर मैंने खुद ही दे दिया है, हाँ नहीं, इसका उत्तर अभी भी आपकी ओर से प्रतीक्षित है। सही उत्तर बताएं जिससे कि आप अपने व्याख्यान की पुनरावृत्ति कर सकेंगे। समिति सीमित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है या विस्तृत उद्देश्यों के लिए? मैंने सकारात्मक रूप से आपसे पूछा है, समिति सीमित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, हाँ या नहीं? जी हाँ, इसका उत्तर है हाँ। एक अन्य प्रश्न आपके समक्ष रख रही हूँ, निबंधात्मक प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। क्या परिवार एक समिति है? व्याख्या कीजिए। छात्रों, जब परिवार पर हम समिति की विशेषताओं को कस के देख रहे थे, यानी उस पर उतार कर देख रहे थे, तब आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा कि परिवार एक समिति है या नहीं है। यह ठीक है कि आप जानते हैं कि परिवार एक समिति नहीं है, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आपके समक्ष आए तो कृपया तर्क संगत रूप में लिखिए कि परिवार एक समिति क्यों नहीं है। क्योंकि परिवार की जितनी भी विशेषताएं हैं उनमें से कुछ विशेषताएं समिति की विशेषताओं से मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दो मुख्य विशेषताएं, जैसे कि उसका एंडलेस होना, लगातार निरंतर चलते जाना, और उद्देश्य स्थायी होना, ये दो विशेषताएं ऐसी हैं जो परिवार को समिति की श्रेणी में नहीं रखती हैं। सारांश के रूप में एक बार हम फिर पुनरावृत्ति करें और देखें कि हमने क्या जाना। समिति की अवधारणा जानी, जिसमें हमने समिति की दो परिभाषाएं जानी कि समिति कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है और यह एक संगठित धारणा है। समिति की विशेषताएं जानी, जिसमें हमने जाना कि यह संगठित है, व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों के समूह के साथ इसकी सदस्यता ऐच्छिक है, इसमें सहयोग होता है, आदि आदि। समिति के कुछ उदाहरण जैसे कि परिवार और इसके साथ राज्य और बाल सहायता समिति के कुछ उदाहरण आप लोगों ने देखे, जिसमें से दो उदाहरण में हमने देखा कि वह समिति नहीं है, एक उदाहरण में हमने जाना कि यह समिति है। समिति का महत्व, व्यक्तित्व का कैसे विकास होता है, आवश्यकताओं की किस प्रकार से पूर्ति होती है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने जाना। सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम भाग 2 में संस्था के बारे में जानेंगे। भाग 1 में हमने समिति के बारे में जाना। आज उसी क्रम में संस्था के विषय में हम समझेंगे कि संस्था किस प्रकार से समिति की ही तरह लेकिन अन्य विशेषताओं के साथ व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करती है और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस अध्याय से बीए प्रथम वर्ष के छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। अध्यापन के उद्देश्य, इस व्याख्यान के पश्चात आप निम्नलिखित बिंदुओं को बतलाने योग्य होंगे। संस्था की अवधारणा, संस्था की उत्पत्ति, संस्था के कार्य, संस्था एवं समिति में अंतर। तो आइए छात्रों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संस्था है क्या। यदि समिति भी व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करती है और समाज में महत्व रखती है, फिर संस्था व्यक्तियों का समूह है या नियमों की व्यवस्था है। इन तमाम विषयों के बारे में हम लोग इसकी परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, क्रम बनाए रखने के लिए, कि भाग 1 में हमने समिति के बारे में क्या क्या जाना। क्योंकि छात्रों, संस्था और समिति को सदैव ही तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही समझा जाता है। समिति की अवधारणा को आपने जाना, समिति की विशेषताएं जानी, समिति के कुछ उदाहरण जाने थे और साथ ही समिति का महत्व व्यक्ति और समाज के लिए क्या है, इस बात को जाना था। तो आइए समझते हैं संस्था की परिभाषा कि संस्था क्या है। विशेष तौर पे संस्था शब्द का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कई बार करते हैं।
यह संस्था अच्छी है, वह संस्था बुरी है, लेकिन यहाँ जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं यह संस्था समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्यात की जाने वाली संस्था है, जिसके लिए बोगार्डर्स ने कहा है कि सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो सुव्यवस्थित कार्य विधियों के द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। आइए फिर से एक एक तकनीकी शब्द को देखें। सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है, अर्थात एक नियमों की व्यवस्था है या एक इस प्रकार की संरचना है जिसे हम ढांचे के रूप में समझ सकते हैं, जो सुव्यवस्थित कार्य विधियों के द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन संस्था के माध्यम से जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह आवश्यकताओं की पूर्ति कार्य विधियों के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो शिक्षा वह प्राप्त कर सकता है, किताबों को उठाएगा, किसी भी विषय की किताब को उठाएगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है तो उस विषय के जानकार से समझ लेगा। लेकिन यदि वह किसी संस्था में प्रवेश लेकर एक विशेष कार्य विधि से शिक्षा प्राप्त करता है, प्रवेश लेता है, पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और साथ ही मार्कशीट प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त करता है, तो उसको हम कहेंगे कि उसने शिक्षा जो है वह सुव्यवस्थित ढंग से कार्य विधियों के अनुसार प्राप्त की है। तो बोगार्डर्स ने यही कहा है कि सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है। यह ढांचा किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, किसी भी श्रेणी का हो सकता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो। लेकिन यह जिस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसका एक निश्चित नियमों के ऊपर आधारित विधिवत तरीका होता है। बेबलिन भी एक विचारक हैं जिन्होंने संस्थाओं को परिभाषित किया है और यह बताया है, थोड़ा संस्था की उत्पत्ति के विषय को समझाते हुए इन्होंने बताया है कि यह किस प्रकार से व्यक्तियों की आदत बन जाती हैं। बेबलिन कहते हैं कि संस्थाएं सामान्य जनता में पाई जाने वाली विचार करने की स्थिर आदतें हैं, अर्थात सामान्य जनता में बहुत सी आदतें होती हैं जो एक किसी समय विशेष के लिए होती हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हर काल में या सार्वभौमिक, अगर हम उसे कहें कि ये आदतें सार्वभौमिक होती हैं। उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति का परिवार के साथ रहना या समूह में रहना, यह ऐसी आदत है जो किसी समय विशेष में नहीं होती है, या यह ऐसी आदत नहीं है जो 2007 में है या 1961 में नहीं थी, बल्कि अगर हम देखें तो और भी पहले जब से मानव समाज का विकास हुआ है हमें यह व्यक्ति की यह आदत सामान्य तौर पर देखने को मिलेगी। परिवार के रूप बनते बिगड़ते रहे, कभी बहुपति विवाह, कभी बहुपत्नी विवाह, लेकिन फिर भी परिवार परिवार ही रहा, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे अपने कॉमन उद्देश्यों के लिए, सामान्य उद्देश्यों के लिए रहते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो बेबलिन इसी प्रकार के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह जनता में पाए जाने वाले ऐसे विचार हैं जो स्थिर हो जाते हैं, जिन्हें बेबलिन ने आदतों के रूप में परिभाषित किया है। संस्था जैसा कि मैंने बताया किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ एक संस्था का चित्र और उसके कई अलग अलग चित्र हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसी संस्था की बहुत सारे अलग अलग अंग हैं। एक यूनिवर्सिटी का चित्र आपके समक्ष रखा जा रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, जिसमें अलग अलग यह संस्था कुछ नियमों को पूरा करके, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करके व्यक्ति की आवश्यकताओं को विधिवत तरीके से पूरा करती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ ही यह आदत के रूप में आ जाती है, अर्थात यह कुछ समय चलेगी और भंग हो जाएगी। इस प्रकार का कोई संगठन या समिति नहीं है, बल्कि विशेष प्रकार की आवश्यकता सामान्य जनता की पूरी करने के लिए नियमों पर विधिवत तरीके से आधारित एक संस्था है, जो कि आगे चलकर इसी प्रकार से बनी रहेगी और कई समय तक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेगी। मैकाइवर एवं पेज ने एक ही संस्था में 3 चीजें बताई हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अगर एक परिवार को हम लेते हैं तो उसमें समिति भी है और विशेष हित भी हमें देखने को मिलता है, यद्यपि उन्होंने परिवार को संस्था के रूप में परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए देखिए, परिवार, अगर पति पत्नी का समूह देखा जाए तो तलाक या अन्य किसी परिस्थिति में यह परिवार टूट सकता है, और चूंकि उसमें अस्थायित्व है इसलिए यहाँ मैकाइवर एवं पेज ने इसको समिति बता दिया है। लेकिन
इस परिवार में जो विवाह है, साथ ही उनका जो घर है जिसे गृह शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, और साथ ही उत्तराधिकार बच्चों का है या एक दूसरे के जो अधिकार हैं उसको संस्था के रूप में जाना है। और यहाँ जो विशेष हित है वो पति पत्नी के रूप में यौन संबंध बनाने के लिए तथा साथ ही इन संबंधों से वंशावली आगे बढ़ाने के लिए जो विशेष हित छुपे होते हैं इस परिवार नामक समिति या संस्था के, वह ये होते हैं कि इसके माध्यम से वंश आगे बढ़ता जाता है। संस्था की उत्पत्ति। संस्था, यद्यपि जब हम यह बात करते हैं कि संस्था भी आवश्यकता की पूर्ति करती है और समिति भी आवश्यकता की पूर्ति करती है, जैसा कि भाग 1 में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था, तो फिर संस्था क्यों स्थायी है और समिति स्थायी क्यों नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हमें संस्था की उत्पत्ति से मिल जाएगा। तो आइए छात्रों देखते हैं कि संस्था अचानक से संस्था के रूप में हमें दिखाई नहीं देती। जैसे आज हमें विभिन्न यूनिवर्सिटियां दिखाई दे रही हैं, लॉ यूनिवर्सिटी, भोज मुक्त विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक समय था जब शिक्षा एक पेड़ के नीचे बैठकर भी प्राप्त की जा सकती थी, या हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, या आप ये कहें कि ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था प्राचीन भारत में, जहाँ पर गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। ये शैक्षणिक संस्थाओं की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो सही अर्थों में वहाँ से है। इसी तरीके से वेस्टरमार्क नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने परिवार की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया और बताया कि आज जो हमें बड़े व्यवस्थित तौर पे पति पत्नी और उनके बच्चे, माता पिता, व्यवस्थित तौर पे हमें हिंदू विवाह एक्ट वगैरह जो दिखाई देते हैं, ऐसी कोई किसी भी प्रकार की चीज़ों का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं रहता था। समूह परिवार हुआ करते थे, समूह विवाह होते थे और उन्हीं पे आधारित समूह परिवार होते थे। इस समूह की समस्त स्त्रियां उस समूह के समस्त पुरुषों की पत्नियां हुआ करती थी, जिसमें बच्चों के अधिकारों की बहुत ही अनियमित व्यवस्था थी। इसी वजह से कालांतर में यह व्यवस्था अमान्य कर दी गई और धीरे धीरे वह एक व्यवस्थित रूप की ओर बढ़ने लगी। फिर उसके रूप परिवर्तित होने लगे, अनुपात स्त्रियों का बढ़ा या पुरुषों का बढ़ा घटा, तो उससे बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार की व्यवस्था या एकाकी परिवार की व्यवस्था हमको देखने को मिलने लगी। और इस प्रकार से चलते चलते आज हमें एक बहुत ही व्यवस्थित परिवार की रूपरेखा दिखाई देती है, जहां बच्चों का विकास, पति पत्नी के अधिकार, उनके एक दूसरे के कर्तव्य, इस प्रकार की व्यवस्थित व्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे कि हमारा समाज संगठित रहता है और व्यक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर पाता है। तो ये तो छात्रों मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से शिक्षा की संस्थाएं जो आज बड़े हमें व्यापक रूप में, बहुत ही उन्नत रूप में दिखाई दे रही हैं, ऐसा प्रायः पहले नहीं था, लेकिन एक रिजल्ट के बाद हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दी। इसी तरीके से परिवार का मैंने उदाहरण दिया, विवाह का उदाहरण दिया, यह भी कालांतर में चलते 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 आज हमें इतने उन्नत रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सामान्य तौर पर संस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक विचार होता है, एक विचार पुनरावृत्ति बनता है। सबसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसका कार्य जब लोगों को पसंद आता है या कुछ लोग उसकी ओर, विचार की ओर आकृष्ट होते हैं, तो पुनरावृत्ति होती है और वो धीरे धीरे आदत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति का विचार, व्यक्ति उसी को पुनरावृत्ति करता है तो स्वयं की आदत बनती है। यह आदत एक व्यक्ति की आदत रहती है जब तक कि लोग उसको अपनाते नहीं हैं। जब सामूहिक पुनरावृत्ति होने लगती है तो इसी का नाम दे दिया जाता है जनरीति, या उसको कहा जाता है जनरीति, जिसे इंग्लिश में फोकवेज कहा जाता है। जनरीति जब कई काल से गुजरने लगती है, भूतकालीन अनुभव उसमें जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम प्रथा के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे घर परिवार में सामान्यतः हम लोग बहुत सारी प्रथाओं का पालन करते हैं और अक्सर बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि हमारे घर में ये प्रथा है, हमारे परिवार की यह प्रथा है। यह प्रथा छात्रों हमेशा ही यूजलेस नहीं होती। निश्चित रूप से इन प्रथाओं के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार होता है जो हमारे पूर्वजों का विचार होता है, उसके साथ किसी अच्छी आदत, कोई अच्छी आदत जुड़ी होती है और यही आदत सामूहिक पुनरावृत्ति में परिवर्तित होकर जनरीति बनती हुई आज तक हमारे पास आकर प्रथा के रूप में दिखाई देती है। यही प्रथा जब समूह की स्वीकृति पाने लगती है, जब लोगों को लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो यह कल्याण की भावना के साथ जुड़कर रूढ़ी बन जाती है। रूढ़ी सामान्यतः तोड़ना इतना आसान नहीं रहता। जैसा कि पुराने समय में विधवाओं के विवाह न करने की रूढ़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे महसूस किया गया कि नहीं, यह प्रथा, यह रूढ़ी ठीक नहीं है, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया
उसको हटा दिया गया और धीरे धीरे लोगों का लोकाचार यह हुआ कि विधवा स्त्रियों के भी विवाह किए जा सकते हैं, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। इसी प्रकार से रूढ़ी लोकाचार के साथ मिलकर, लोकाचार यानी लोगों का आचार, लोकाचार को अगर ध्यान से समझा जाए तो लोगों का आचार जब एक निश्चित ढांचा बना लेता है तो उसी को छात्रों हम संस्था के नाम से जानते हैं। तो यह इसका एक निश्चित क्रम था कि सबसे पहले एक विचार होता है, विचार आदत बनता है, आदत सामूहिक आदत बनता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसमें आगे चल के फिर लोकाचार बन जाता है, लोकाचार में समूह की स्वीकृति, कल्याण की भावना बनती है और इस प्रकार से निश्चित ढांचा बनकर वह संस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। आइए देखें कि जब संस्था बन जाती है तो उसके कार्य क्या होते हैं। संस्था के कार्यों में सबसे पहला कार्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जैसा कि हमने दो उदाहरण आपके समक्ष रखे, परिवार नामक संस्था और शैक्षणिक संस्था। इसी प्रकार से आज आपको जो बड़े बड़े कॉरपोरेट दिखाई दे रहे हैं या आज आपको धनोपार्जन की विभिन्न संस्थाएं दिखाई दे रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये संस्थाएं प्रारंभ से ऐसी ही होंगी? नहीं छात्रों, ये संस्थाएं ऐसी नहीं थी। बाजार का रूप कुछ और था, लेन देन का रूप कुछ और था, मुद्रा का रूप कुछ और था, मांग और पूर्ति का सिद्धांत कुछ और था। पहले एक्सचेंज की व्यवस्था चला करती थी। किसान अपना कुछ सामान देकर जुलाहे से कपड़ा ले लिया करते थे, जुलाहा अपना कपड़ा देकर अनाज ले लिया करता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकताओं की पूर्ति ही इसका मूल कारण बनी कि लोगों की आदतों में परिवर्तन हुआ और एक नई प्रकार की संस्था विकसित हुई और आज उन्नत रूप में हमें आर्थिक संस्थाओं के रूप में वो दिखाई दे रही हैं। तो जब भी कोई संस्था शब्द हो, आप समझ जाएं छात्रों कि यह पहली चीज, यह समूह, संगठन या यह नियमों की एक व्यवस्था निश्चित रूप से हमारी कोई आवश्यकता की पूर्ति करेगी। संस्था का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि संस्कृति की वाहक होती है। जैसा कि संस्था की उत्पत्ति के दौरान हमने देखा कि संस्था किसी एक पीढ़ी में बनी हुई नहीं होती। आज हमें जो संस्था बड़ी उन्नत रूप में दिखाई दे रही है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कोई पब्लिक स्कूल दिखाई दे रहा है। ये पब्लिक स्कूल क्या आप समझते हैं? उसकी बिल्डिंग और उसका पैटर्न इस युग में इन्हीं 100 वर्षों में कहीं बना होगा, लेकिन इस रूप में आते आते सदियों लग गई हैं। यानी कि संस्कृति की वाहक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से हमारी संस्कृति तत्व के रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। आप लोगों ने देखा कि आज सब कुछ बदल गया है, इंग्लिश एजुकेशन हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक छात्र को डिग्री मिलती है तो क्यों कहा जाता है स्नातक या स्नातकोत्तर? क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था में, जब आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लिया करता था तो गुरु उसे एक स्नान करने के लिए भेजा करता था और उस स्नान को कहा जाता था स्नातक स्नान। यानी उस स्नान के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वह स्नान जो है वो उसको स्नातक की उपाधि से विभूषित कर देता था। हालांकि आज रूप बदल गया है। आज औपचारिक तौर पे एक हॉल में बैठ के डिग्री व्यक्ति प्राप्त करता है, लेकिन आज भी वो स्नातक तभी कहलाता है जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है। गुरु भी वही है और गुरुकुल की व्यवस्था भी वही है, गुरु की श्रेणी भी वही है। थोड़े बहुत परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति की झलक भी देते हैं। तो यह तो रहा एक उदाहरण। इसी तरह हम अगर अन्य संस्थाओं की पर भी गौर करें तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हर संस्था में हमें अपनी संस्कृति की झलक मिलती है। उदाहरण के लिए विवाह, परिवार या अन्य किसी प्रकार की संस्था। मानव व्यवस्था पर नियंत्रण। मानव व्यवस्था पर नियंत्रण इस प्रकार से कि जब व्यक्ति का हम समेकित व्यवहार पर नियंत्रण करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं में के सदस्य होने पर एक व्यक्ति समिति की तरह से वह कई संस्थाओं का सदस्य हो सकता है। परिवार नामक संस्था का भी सदस्य हो सकता है, वह आर्थिक संस्थाओं का भी सदस्य हो सकता है, वह किसी अन्य प्रकार की शैक्षणिक संस्था का भी सदस्य हो सकता है। तो अगर वह परिवार में है तो पारिवारिक नियंत्रण है उस पर। अगर वह कहीं धनोपार्जन कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहा है, तो वहां का नियंत्रण उस पर अलग प्रकार का है। और इस प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग संस्थाओं का सदस्य होने पर उसके व्यवहार पर नियंत्रण रख लिया जाता है और ये नियंत्रण रखने का कार्य संस्था के माध्यम से ही भली भांति हो पाता है। पद और कार्य प्रदान करना संस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, पद और कार्य प्रदान करती है। सामाजिक संगठन बनाए रखना। अगर हम कल्पना करें कि सारे शरीर का कार्य कोई एक अंग कर ले तो क्या ये संभव है? ठीक उसी तरीके से पूरे समाज में संगठन जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई संस्थाएं ही कर पाती हैं और इसीलिए हमारा समाज संगठित रहता है। आर्थिक कार्य आर्थिक संस्थाएं कर लेती हैं, पारिवारिक कार्य पारिवारिक संस्थाएं करती हैं और चूंकि वो नियम के माध्यम से नियंत्रण भी रखती हैं, इसलिए हमारा समाज जो होता है वो संगठित हो जाता है। सामाजिक संरचना की इकाई के रूप में कार्य करना।
सामाजिक संरचना को समझाने के लिए हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जब भी सामाजिक संरचना को छात्रों समझना है तो शारीरिक संरचना को समझिए। जैसे शारीरिक संरचना जो हमारी होती है, शरीर का ढांचा, आप देखेंगे कि सारा कार्य केवल मस्तिष्क नहीं करता, यह सारा कार्य पेट नहीं करता, सारा कार्य आंखें नहीं करती, बल्कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करके एक ढांचा बनाए रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह शरीर का एक अंग एक इकाई होता है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना होती है, सामाजिक ढांचा होता है और उसकी एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं संस्थाएं। संस्था एवं समिति में अंतर। तो छात्रों आइए अब हम देखते हैं कि दोनों ही अवधारणाएं जब व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति, दोनों में अंतर क्या है, संस्था एवं समिति में अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम पहला अंतर यह है कि संस्था संसाधनों व नियमों पर आधारित होती है और समिति मनुष्यों पर आधारित होती है। अर्थात यद्यपि संस्था में भी मनुष्य होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, लेकिन संस्था चूंकि मुख्यतः उद्देश्यों और नियमों के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए अपने मुख्य रूप तक पहुंचती है, इसलिए इसमें नियम प्रमुख होते हैं। और समिति एक तत्कालीन मनुष्यों का संगठन है जो कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। अर्थात नियम होने के बावजूद भी यहाँ मनुष्य सर्वोपरि है, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर उद्देश्यों की पूर्ति होती है। संस्था अमूर्त होती है, चूंकि नियमों पर आधारित होती है, इसलिए निश्चित रूप से उसको देखा नहीं जा सकता, जबकि समिति मूर्त होती है। मनुष्यों का समूह होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समिति का एक मूर्त रूप होता है जिसे अच्छे तरीके से देखा या छुआ जा सकता है। संस्था का स्वतः विकास होता है। संस्था और समिति में तीसरा अंतर यह है कि संस्था का जो विकास होता है वह स्पॉन्टेनियस होता है या अपने आप स्वाभाविक तौर पर विकसित होती है। जैसा मैंने बताया था उत्पत्ति के दौरान कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति का विचार धीरे धीरे आदत, जनरीति, रूढ़ी में परिवर्तित होता है और कल्याण की भावना, नियमों का ढांचा बनकर वह संस्था के रूप में विकसित होता है। लेकिन समिति का निर्माण सोच समझकर तत्कालीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ विकास स्वतः होता है और यहाँ सोचा समझा निर्माण होता है। संस्था स्थायी होती है, क्योंकि कई पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं आदतें, उसमें कल्याण की भावना जुड़ी रहती है, सामूहिक स्वीकृति होती है, इसलिए कोई भी संस्था इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती या समाप्त नहीं होती। किंतु समिति कुछ लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, अतः उद्देश्य समाप्त होते ही समिति तुरंत समाप्त भी हो जाती है। संस्था का प्रतीक होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे छात्रों, चाहे बैंक हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो या अन्य किसी प्रकार की संस्थाएं हो, हमेशा उनका एक प्रतीक होता है जो अन्य दूसरी प्रकार की संस्थाओं से अलग होता है। यहाँ तक कि अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कहीं विवाह हो रहा है तो उसको भी आप अलग से पहचान सकते हैं। अर्थात पारिवारिक संस्था का भी एक प्रतीक होता है, विवाह का एक प्रतीक होता है। इसी प्रकार से जो कि अन्य दूसरी संस्थाओं से पहचान सकते हैं। आप बहुत आसानी से एक भारतीय दुल्हन को पाश्चात्य दुल्हन से अलग पहचान सकते हैं, क्योंकि विवाह संस्था में जो रीति और रूढ़ियाँ और जो नियमों का ढांचा है उसके अनुसार भारतीय जो दुल्हन है उसकी एक विशेष वेशभूषा है, जबकि पाश्चात्य दुल्हन की उनकी परंपराओं के अनुसार एक विशेष वेशभूषा है। अर्थात संस्था का एक प्रतीक होता है, लेकिन समिति का एक नाम होता है, प्रतीक नहीं होता है। पुनरावृत्ति। इस अंतर को समझने के बाद छात्रों, आपने संस्था में जो कुछ समझा और वो कितनी गहराई से आपने आत्मसात किया, आइए उसको जानते हैं। एक प्रश्न हम आपसे करने जा रहे हैं। संस्था के अंदर कई समितियां हो सकती हैं। संस्था के अंदर कई समितियां हो सकती हैं। सोचिए और बताइए हाँ या नहीं। बिल्कुल ठीक आपका उत्तर है। मैं यही मानती हूँ कि व्याख्यात करने के पश्चात निश्चित रूप से आप सही उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, इसीलिए मैंने पहचाना कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। संस्था के अंदर कई समितियां हो सकती हैं। इसका उत्तर है हाँ, एक संस्था के अंतर्गत कई समितियां हो सकती हैं। एक अन्य प्रश्न आपसे और करते हैं। संस्था अस्थायी व समिति स्थायी प्रकृति की होती है। सोचिए छात्रों और बताइए। ऑप्शन आपके पास 2 आ गए हैं, हाँ या नहीं। सही उत्तर चुनिए। संस्था अस्थायी व समिति स्थायी प्रकृति की होती है। सही प्रश्न का उत्तर है नहीं। एक अन्य प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है जो आपके समक्ष रख रही हूं। समिति व संस्था की परस्पर निर्भरता स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताइए।
समिति व संस्था की परस्पर निर्भरता स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताइए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और इसमें आपको ये बताना है कि संस्था एक स्थायी संस्था होती है, संगठन होता है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं और बहुत सारी छोटी छोटी समितियां मिलकर ही संस्था को आगे चलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर एक यूनिवर्सिटी है तो छोटी छोटी समितियां जैसे अनुशासन समिति, प्रवेश समिति, क्रीड़ा समिति, अन्य प्रकार की दूसरी छोटी छोटी एसोसिएशन जो हैं वो मिलकर एक संस्था का पूरा कार्य संभालती हैं और उस संस्था को भूमिका अदा करने में मदद करती हैं। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। एक और प्रश्न है, संस्था की निर्माण प्रक्रिया पर एक लिखिए। छात्रों, निर्माण प्रक्रिया और कुछ नहीं है, सिर्फ यह है कि संस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए, एक बार फिर आपके समक्ष ये रखा है मैंने कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। सर्वप्रथम एक विचार प्लस पुनरावृत्ति आदत में परिवर्तित होती है, आदत सामूहिक पुनरावृत्ति बनती है और जनरीति बन जाती है। जनरीति भूतकालीन अनुभव के साथ मिलकर प्रथा बना देती है और प्रथा समूह की स्वीकृति के साथ कल्याण की भावना में परिवर्तित होती है और रूढ़ी का लोकाचार हो जाता है और लोकाचार के आसपास एक निश्चित ढांचा जब नियमों का बन जाता है तो वही संस्था के रूप में हमें दिखाई देती है। अब परीक्षा में आपको इन तमाम स्टेप्स के साथ साथ इन तमाम लेयर के साथ, तहों के साथ आपको ये बताना है कि किस प्रकार से संस्था का विकास होता है। तो इस व्याख्यान में हमने जाना संस्था की अवधारणा को, अर्थात संस्था क्या है, किस प्रकार से संस्था कार्य करती है। दो परिभाषाओं के दौरान हमने आपको संस्था की परिभाषाएं बताई और बताया कि यह स्थायी प्रकृति की होती हैं और व्यक्ति की आवश्यकता को संगठित रूप में पूरा करती हैं। संस्था की उत्पत्ति बताई छात्रों, जिसमें आपने ये जाना कि एक विचार से वह लोकाचार, रूढ़ी और प्रथा के रूप में परिवर्तित होती हैं। सारांशतः एक विचार ही जब सामूहिक आदत के रूप में परिवर्तित होता है और कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो अंततः वही हमें एक परिमार्जित रूप में संस्था के रूप में दिखाई देती है। संस्था के कार्य जाने कि संस्था किस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संरचना की इकाई के रूप में कार्य करती है। संस्था एवं समिति में अंतर हमने बताया आपको, दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति करती है लेकिन उनमें मूल अंतर क्या है। समिति अस्थायी है, संस्था स्थायी है। यह नियमों के ऊपर आधारित है, नियमों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यहाँ व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इस प्रकार से इन दोनों में मूल अंतर होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो छात्रों, आज हमने संस्था के बारे में जाना और साथ ही भाग 1 में जो व्याख्यान था समिति के बारे में, उसके बारे में भी जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने संस्था एवं समिति को बहुत अच्छे से आत्मसात किया होगा और समझा होगा कि संस्था और समिति किस प्रकार से समाज की दो मूल अवधारणाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति का समुचित विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है। धन्यवाद छात्रों।